अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल की। जंगलात की कटाई मौसम और माहौलियात के लिए कितनी खतरनाक है? टिम्बर माफिया की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? क्या बिलियन ट्री, सुनामी और शजरकारी मुहिम्मात अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहे? मॉनसून का ताकतवर स्पेल पंजाब में दाखिल, किन किन शहरों में क्लाउड ब्रस्ट और तूफानी बारिशों का खदशा है? वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर क्या बात की? और क्या मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब में भी सियासत हो रही है? पाकिस्तान इस वक्त शरियाती तब्दीली की जद में है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क के अवाम को संगीन माहौलियाती बहरान से खबरदार करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 33 साल में पाकिस्तान में जंगलात के रकबे में रिकॉर्ड 18% कमी आई है, जो माहौल, मईशत और कौमी सलामती के लिए सख्त खतरा है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 1992 में 3.78 मिलियन हेक्टर था, जो 2025 में 3.09 मिलियन हेक्टर रह गया, यानी जंगलात के रकबे में 18% कमी आई। चरागाहें सिर्फ 20 से 30% तक अपनी मुमकिना बायोमास पैदा करने में कामयाब रहीं। इसी तरह चतराल में 3700 हेक्टर से जंगलात का सफाया हो चुका है। कलाम, सवात और बडग्राम में भी टिम्बर माफिया सरगर्म है और जंगलात की कटाई, चरागाहों की तबाही, जंगलात में लगने वाली आग और माहौलियाती तब्दीली से जुड़े खतरात बराह रास्त तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड ब्रस्ट का बायस बन रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान के लिए जंगलात महज दरख्त नहीं, बल्कि माहौल, मईशत और कौमी सलामती की पहली दिफाई लाइन है। और ये बारिश के पानी को जज़ब करके फ्लड्स रोकते हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज करते हैं, ज़री ज़मीन को कटाव से बचाते हैं और मईशत के लिए पानी और मिट्टी की जरखेज़ी का बायस भी बनते हैं। और सिर्फ शजरकारी मुहिम इस मसले को हल नहीं कर सकती जब तक टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुलविस अफराद को कटहरे में नहीं लाया जाता, ताहम इस बहरान से नहीं निपटा जा सकता। और दूसरी तरफ मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों और सैलाब से जाबाहक होने वाले अफराद की तादाद बढ़ रही है। भुनेर में अमवात 400 से ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं, जिसमें एक ही खानदान के 21 अफराद शामिल हैं जो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। दूसरी जानिब दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है, डैम्स भर चुके हैं, जबकि रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मॉनसून के हालिया ताकतवर स्पेल में सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी तबाही हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 1 जून से अब तक आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब से 15 अफराद जबाह हुए और 24 जख्मी हुए। 152 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 551 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। वादी नीलम में 10 पुल, 2 हाइड्रल पावर, 40 नहरें और 59 वाटर सप्लाई मंसूबे तबाह हो गए। मुल्क के बलाई इलाकों में सियाहों को गैर जरूरी सफर से भी रोक दिया गया है और लैंड स्लाइडिंग के खतरे की वजह से सैलाबी रैलों के खतरात से भी आगाह किया जा रहा है। उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर आज सहाफियों को ब्रीफिंग दी और आने वाले दिनों में मजीद बारिशों और सैलाब के खतरात से खबरदार भी किया। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि मॉनसून 2025 का स्पेल जो है माजी की निस्बत ज्यादा होगा, जो सितंबर से पहले 10 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें मजीद क्लाउड ब्रस्ट देखने को भी मिल सकते हैं। इस साल जो मौसम गर्मा की जो इंतहाई हीट की जो इंटेंसिटी थी वो इसका मामूल से ज़्यादा होने की वजह से इस साल हमारे मॉनसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी मामूल से ज़्यादा है। मॉनसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। कल से उन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस अब शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं। बाकी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मॉनसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। एनडीएम में हुकाम के मुताबिक मॉनसून से मुताल्लिक काम इस साल फरवरी में शुरू हो गया था, ताहम क्लाउड ब्रस्ट एक नागहानी आफत है जिससे मुश्किलात पेश आईं। उधर पंजाब में आज से शदीद बारिशों और दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब, जबकि पोटूहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तर्जमान पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में
क्लाउड ब्रस्ट के खदशात हैं, जबकि लाहौर, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग में भी शदीद बारिशों मुतवक्को हैं और बारिशों का यह सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। उधर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़राए आला ने भी राब्ता किया, कोई फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो करे, वरना हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रब्ता किया, वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया, मेरे साथ सारे सूबों के वज़ीर आला ने भी रब्ता किया और उन्होंने ताज़ियत भी की और उन्होंने बोला कि जी हम आपके साथ फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जिम्मेदारी नहीं आती। इस पर फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। फर्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले वज़ीर आला गंडापुर ने कहा था कि KP के अवाम भी टैक्स देते हैं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद दे। उधर वज़ीर आला के तर्जुमान का कहना है कि वफाक या पंजाब ने कोई मदद नहीं की, इनके ऐलानात सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। फेडरल हुकूमत सिर्फ सियासी बयानात तक, सोशल मीडिया तक महदूद है। अब तक ना तो वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद हमें मिली है, ना ही तो पंजाब हुकूमत की जानिब से। हक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही यहाँ पर भिजवाते सामान, यहाँ पर एक्सीलेटर भिजवाते, यहाँ पर ट्रैक्टर भिजवाते, यहाँ पर मशीनरी भिजवाते, यहाँ पर टेंट्स भिजवाते। कोई चीज़ अभी तक नहीं पहुँची है। जो भी काम हो रहा है सूबाई हुकूमत अपनी मदद आपके तहत कर रही है। दूसरी जानिब रिसर्च सैफ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से फ़ोन पर रब्ता किया और इमदाद का वादा किया और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। वज़ीर आला ने अभी 3 अरब रुपए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी किए हैं और पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज ने 5 हेलीकॉप्टर भी सूबाई हुकूमत को दिए हैं। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल के साथ KP हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पंजाब के अवाम अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं, जबकि अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक भी मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए फराज अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला। मुगल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, नुकसान एस्टिमेट कितना हो सका है, रेस्क्यू जो है वो किस स्टेज पे है, सारा इस पे मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ ज़रा कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, जिस तरह ये क्राउड ब्रस्ट का वो हुआ और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ये नुकसानात हुए और जो इस वक्त मैं खुद बुनेर में मौजूद हूँ और बुनेर पीर बाबा का इलाका है, सबसे ज्यादा नुकसानात और अमवात जो हुई है इस इलाके में हुई है। इस ऑपरेशन तहाल हमारा अभी तक जारी है और इस ऑपरेशन को हमने 3 सेक्शन पे डिवाइड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेक्शन जो थे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे मरहले की तरफ अब हम ऑपरेशन लेकर जा रहे हैं। देखा जाए, जब पहले सैलाब का आगाज हुआ तो हम पहली प्रायोरिटी पे हमारा ये था कि हम उन मकामात से आवाम को निकालें और महफूज मकामात पर लेकर जाएं। तो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी था उसके जरिए हमने तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों को हमने महफूज मकामात के ऊपर हमने मुंतकिल किया। और इसी तरीके से दूसरा मरला जब हमने स्टार्ट किया, जिसमें तमाम तर ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके थे गाँवों तक, और वो हमने क्लियर करवाए। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी मस्जिद जिस अजला में भी थी तो वो हमने मूव करवाई। बुनेर के इलाके, सवात और दीगर इलाकों में हमने मूव करवाई, ताकि क्योंकि जब तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकेंगी, इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकेंगी, तो तब तक हम उन लोगों तक फैसिलिटीज नहीं पहुँचा सकते। अब हमारा तीसरा मरहला शुरू हो चुका है सूबी से और आज सैलाब को तीसरा रोज हो रहा है। तो आज के दिन जो हम कर रहे हैं आवाम के लिए, वहां पर अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, कि अब हम क्योंकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त ऑन ग्राउंड है, पिछले 2 दिनों से वजीर आला साहब
पूरे सैलाबी एरियाज में जा रहे हैं। अगर किसी का कोई भी हमें लगता है मसला तो उसको हल कर रहे हैं। ठीक। बेसिकली वजह इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सामना हुआ, लेकिन पाकिस्तान का वाहिद सूबा खैबर पख्तूनख्वा है कि इतना डिजास्टर होने के बावजूद हम अपने सूबे को इतना ठीक। स्ट्रेंथन अच्छा किया मुगल साहब मुझे ये भी बताइए कि विफाक की जानिब से, क्योंकि विफाक की जानिब से ऐलानात भी किए गए, फिर प्राइम मिनिस्टर ने राब्ते भी किए, तो ऑन ग्राउंड विफाक कितना हेल्पफुल रहा है इस सारे डिजास्टर से निकलने के लिए, लोगों को बचाने के लिए? जी मैं खुद जब सैलाब आया तो उसके चंद घंटों के बाद मैं इन सैलाबी एरियाज में काम कर रहा हूं, और हमारी पूरी टीम, देखिए हम दो किस्म की हमारी टीमें काम करें। एक वो जो हमारी सरकारी टीमें काम कर रही है, एक जो चीफ मिनिस्टर की प्राइवेट टीम है वो भी ऑन ग्राउंड है, काम कर रही। दोनों टीमें हमारी कोलैबोरेशन के जरिए काम कर रही है। देखा जाए सबसे बड़ी बात, मैं वो जो बात कर रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा है कि जिसने सरप्लस बजट दिया था। सरप्लस बजट देने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतना बड़ा डिजास्टर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को तमाम किस्म की फैसिलिटीज, मशीनरी, तमाम किस्म की खाने पीने की अच्छा हर चीज पहुंचा रही। दूसरी रही फेडरल हुकूमत की जानिब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जरूरत नहीं है, हमारा सूबा इतना ताकतवर है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर वफाक से एक गिला है, प्राइम मिनिस्टर से एक गिला है, तमाम तर उन लोगों से जो बाइख्तियार लोग हैं। देखा जाए ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा ना तो इंडिया का हिस्सा है, ना तो ये ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हम प्राइम मिनिस्टर को बताते, हम एनडीएमए को बताते कि हमें क्या जरूरत है। इतने बड़े अमवात हो गए हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हक तो ये था कि इन्होंने सब कुछ पहुंचा देने दी। अब इस पर अभी तक एनडीएमए की जानिब से इस वक्त तक अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। हाँ, हमारे एनडीएमए और पीडीएमए के साथ कोऑर्डिनेशन लगी हुई है। हाँ, हम ये पहुंचा रहे हैं, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। अभी तक एनडीएमए और वफाकी हुकूमत ना मशवरे कर रही है। जब इनके मशवरे पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। फराज अहमद मुगल साहब बड़ी डिटेल डिस्कशन वो कर रहे थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनकी तरफ से की गई वो ये की गई कि एनडीएम में विफाक और ये सारे आपस में इनका मुशावरत का सिलसिला जारी है और ऑन ग्राउंड इन्हें कुछ नहीं पहुंचा। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, बड़ी अहम बात है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इनिशिएट किया था, फिर उनका रब्ता भी हुआ था, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि उनका प्राइम मिनिस्टर से रब्ता हो गया। तो शुनीद यही थी कि वहाँ टीमें जाएंगी, डिप्लॉय होंगी, बहुत सारा काम होगा। लेकिन जो तर्जमान है फराज अहमद मुगल वो कोई और बात बता रहे हैं। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे, मजीद डिस्कशन भी इसमें शामिल करते हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी इसमें लाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी मुफाहमत और सियासी मुसालहत की कितनी ज़रूरत है? क्या पीटीआई के बानी चेयरमैन सियासी मुसालहत पर आमादा होंगे और सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे? क्या नवाज शरीफ अपने भाई को असम्बली तोड़ने का मशवरा देंगे? एक तरफ मुसालहत और दूसरी तरफ मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बातें, किसका इक़्तिदार खतरे में है? और क्या मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम गेम चेंजर साबित होगी? जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं और ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब के मौका पर सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ैच से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के रोज़ाना 18-18 घंटे काम करने को सराहा। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल की इस गुफ्तगू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि मुसालहत के लिए वो हर वक्त तैयार हैं और 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए और अगर कोई गुनाहगार है तो वो ज़रूर माफ़ी मांगे। पहले दिन से इमरान खान साहब ये वाजे कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज का कहते रहे हैं, हम साथ रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि भाई आप बना दें जुडिशल कमीशन, 9 और 26 का इकट्ठा फैक्ट सामने आ जाएंगे। हम तो मुसालहत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हम तो मुज़ाकरात के, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको जत्था तो कोई नहीं है। बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ अस। खान को बहनों से नहीं मिलने देते, वकीलों से नहीं मिलने देते, रुफ़का से नहीं मिलने देते। हम कोई भी मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। इस वक्त तक खान ने बाइकआउट का ऐलान किया है और खान का जो कहना है वो किसी भी पार्लिमानी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल कमेटी से ऊपर है। एंड ऑफ द डे खान साहब करेंगे, वो कहेंगे तो इस्तीफे दे दिए जाएंगे, खत्म हुई। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले सेनेटर इरफान सदीकी ने
असम्बली तोड़ने के हवाले से एक हैरान कुन बयान दिया है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म को कहें कि हुकूमत खत्म कर दो तो वज़ीर आज़म 1 मिनट में असम्बली तोड़ देंगे। अगर नवाज शरीफ आज तय कर लेते हैं कि जी कल से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे और अब शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ देंगे, नवाज शरीफ बोलते क्यों नहीं, स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, वो मीडिया में क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते हैं कि उनकी किसी स्टेटमेंट से इस निज़ाम के अंदर रखना अंदाजी ना हो। असेंबली तोड़ने का बयान एक ऐसे वक्त में क्यों दिया जा रहा है, हालांकि चंद रोज पहले ही यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की थी। आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, जाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन में मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूसे दिल से दावत देता हूँ। इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब। एक तरफ मुसालहत, दूसरी तरफ मिसाक, आखिर क्या हो रहा है और क्या 27वीं तरमीम में ऐसा कुछ अहम आ रहा है जो मौजूदा निज़ाम के लिए खतरे का बायस भी बन सकता है? शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद इन सारे मौजूद पर बात करने के लिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। मैं सर जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि सुहेल बड़ाई साहब से भी फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई और बड़ी खुल के उधर बात हुई और उन्होंने भी कहा कि भाई सदके दिल से माफ़ी तलाफ़ी अगर कोई करे तो फिर तो बात समझ आती है। इसके अलावा ये तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं, ऐसी अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा के मुखालिफ हैं और किसी ओहदे की वो कहते हैं ख्वाहिश भी नहीं है। तो इस सिनेरियो में मैं समझना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को आप अब किधर प्लेस कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, या जो बात आप शुरू से कर रहे थे कि भाई इनकी स्ट्रेटजीज़ में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों पे रिव्यू करना पड़ता है जो नहीं किया गया। अभी मैं सर चाह रहा हूं कि मज़ीद इस पे गाइड करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी फात। मेरा ख्याल ये है जी कि अब कई चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये एक पूरे सारे एक पैराए में आते हैं। जहाँ तक तो तब्दीली की अफवाहें हैं तो वो कहते हैं ना कि नाहक मजबूरों पर तहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करे हमको बस बदनाम किया। तो ये ख़ुद अपने एसोसिएशन के हल्के होते हैं, ऐसी खबरें फैलाते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती और मैं कई दफ़ा कोई वजह पैदा करने के लिए भी करते हैं, फिर उस विड्रॉ कर लेते हैं। सदर के बारे में कोई इस तरह की अफवाह हो या दूसरी हो तो ये हमारी तरफ से नहीं फैलाई हुई होती, बाद में ये किसी का ज़िम्मे लगा देते हैं। लेकिन मेरा अपना ये पूरा ज़िंदगी तजर्बा है, ऐसी अफवाहें जो होती हैं मीडिया को जो फीड की जाती हैं वो ज़्यादातर सारी नहीं, ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जाती हैं। और लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी जो है ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, क्योंकि इसलिए नहीं जा रही कि इसमें चॉइस नहीं है। राइट, मैं चॉइस क्या है, जज इसको भेज के क्या करेंगे? क्या मास्टरा लगेगा? क्या पीएस पार्टी को देंगे? किसको देंगे? तहरीक इंसाफ को देंगे? वो तो लेने पर तैयार ही नहीं है हुकूमत, वो तो किसी और मार पे है। वहाँ पे तो सारा निज़ाम जो है इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ का जो निज़ाम है वो पूरे का पूरा अपने कब्ज़ा इस्तेबदाद में लिया हुआ है, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। दुल्हन वही जो पीएमएन भाई, जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो इमरान साहब के साथ यकसू है, और जब तक वो यकसू है तो उनको बाकी चीज़ें सानवी हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल सरसरी हैं, उनकी कोई ज़्यादा जो है वो ना अहमियत है ना उसका कहीं इम्पेक्ट पड़ता है। अब आ जाएँ जी इमरान खान साहब का जी ये जो हम बड़े शद्दमत से कल से जी माफ़ी तलाफ़ी, जहाँ तक माफ़ी तलाफ़ी का है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन से क्लियर किया हुआ है और ये बात बड़ी हद तक कई दफ़ा जो लोग दरमियान मुज़ाकरात करा रहे थे एसोसिएशन के और इमरान खान साहब के, तो उनके दरमियान भी उसके करीब चीज़ें जो थी, जो पैकेज बनता था उसमें यह था कि इमरान खान साहब इसकी जो है मलफूफ अंदाज में मजम्मत कर देंगे। अच्छा, उसके अब आगे दो जहते हैं, एक जहते है कि जब वो मजम्मत करेंगे तो आया एसोसिएशन उसको उस तरह कबूल करेगी या नहीं करेगी, और दूसरी ये थी कि इमरान खान साहब ने इस पैकेज को अप्रूव करना था। तो पहले ही सिरे से इमरान खान साहब जब कोई बंदा लेके जाता था पैकेज, चाहे अली मीन गंडापुर साहब को लेके जाते थे, चाहे आजम स्वाति साहब कोई पैकेज जो है डील डिस्कस कर रहे थे, चाहे कोई गौर साहब के हल्के के करीब या कोई और जो दो चार बंदे एक्टिव थे बैक चैनल में, कोई बिजनेसमैन है यहाँ से अमेरिका से, तो इसमें ज़्यादा
एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश कह लें या कोशिश कह लें, शिद्दत कह लें कि वो किसी तरीके से इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। अब ये उनकी क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता, वो क्यों मंगवाना चाहते हैं, उससे क्या हासिल करेगा मुझे नहीं मालूम। जो बज़ाहिर ये लगता है उनका ख्याल ये है कि कुछ चले तो फिर हम इमरान खान साहब को शायद उसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके अंदर को डेंट डाल सकें, शायद जो उसकी फॉलोइंग है उसको हम थोड़ा सा कहीं से कट टू साइज कर सकें। तो अभी तक तो चूँकि इमरान खान साहब ना इसके करीब आए हैं ना आने के लिए तैयार हैं, तो फिर आगे जो बात चलेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं लाहेवर क्या करना चाहिए। अच्छा, आज के कॉलम में एक और बहस है, आज के नहीं साहब, आज के कॉलम में भी वड़ाई साहब ने बड़ा खुल के एक ऑफर लिखी है। आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि ये ऑफर जो उन्होंने लिखी है ये आज भी टेबल पे ये कार्ड्स की सूरत में मौजूद है भी कि नहीं, क्योंकि ये तो 26वीं तरमीम से पहले की बातें थी, तब तहरीक इंसाफ का स्ट्रेचर कुछ और था, गुफ्तगू कुछ और हो रही थी, डिस्कशन कुछ और था। ऑफर ये है कि वो इस गवर्नमेंट को चलने दें, अगली आने वाली जो इलेक्शंस हैं उनके फ्री एंड फेयर होने पर जदोजहद करें और खामोशी इख्तियार करें तो रास्ता एक निकल आएगा। मुझे नहीं पता कि ये जो उन्होंने एक मुसाफिर ने कैदी को जो ख़त लिखा है या उसे एक इल्तिजा की है, ये उनकी मुसाफिर की ज़ाती राय है या जिन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हाइफा है उन्होंने भी उनको कहा इसी पैराए में कोई गुफ्तगू जो है आगे फैलाने की वो जो है एक इस्तदा की है। अब आप देख लें कि जी ये बातें तब है ना, इससे शायद अगले पैमाने की बातें भी इमरान खान साहब को ऑफर हो चुकी हों। ठीक, मैंने तो इतना तक सुना है कि एक मौके पे बनी गाला शिफ्टिंग का भी तकरीबन तय हो चुका था। मैंने क्या सुना, अली अमीन गंडापुर ने तो बाशगाफ अल्फाज में और उन्होंने इस बात का बताया कि जी कैसे गुफ्तगू कहाँ तक पहुँची। यहाँ पे आज़म स्वाति साहब ने रोते धोते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्राइसिस ये है कि ये आया ये बातें जो है ना इमरान खान साहब के हाँ जो है उसको पजीराई मिलती है उनकी हद तक, तो वो अभी तक नहीं मिल रही। तो जब वो नहीं चाह रहे, दूसरी बात ये थी कि अजीबोगरीब सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो है वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन्हें दो काम इस वक्त किए हुए हैं। एक काम तो ये कि देखें कितने एहतजाज उन्होंने किए और उनको भी पता होता है और हमें पता होता है और हम ये लिख भी देते हैं कि ये एहतजाज भी नाकाम होगा, इससे नाकाम होगा, पिछले नाकाम हुए, ये इससे नाकाम होगा कि इमरान खान साहब ने आज तक ज़िंदगी में जितने एहतजाज किए हैं 2014 से लेकर आज तक सारे नाकामी से हमकिनार हुए हैं, तो ये क्यों कामयाब होगा। लेकिन इमरान खान साहब को क्या उनको नहीं पता, मेरा ख्याल उनके इल्म में भी है। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब ये एहतजाज के लिए वो कोई पेशरफ्त होती है, कोई बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको जो मीडिया में आज हम देखें ना फिर डिस्कस कर रहे हैं। 5 अगस्त को एहतजाज कॉल किया तो डिस्कस किया, 14 अगस्त को किया तो फिर डिस्कस किया। पहले करते रहे कि एहतजाज नाकाम होगा, फिर नहीं करते हैं कि उसके बाद कि एहतजाज नाकाम हो गया, नहीं कामयाब हुआ। और पीटीआई वालों के पास अपने नैरेटिव होता है, उनके पास फेक न्यूज़ होती है, उनका वीलॉगर्स हैं जो उनको जो बताते हैं वो ना मेरी सुनते हैं ना आपकी सुनते हैं। उन्होंने अपने आप को ट्यून किया हुआ अपने वीलॉगर्स के साथ, उन्होंने उनकी ट्वीट के साथ इमरान खान साहब के मुताबिक, और जो वो कहते हैं ये हरफ आखिर है और ये जिसको कहने ये गॉस्पेल है, इसको पकड़ लेते हैं वो। अब इस सूरत में इमरान खान साहब की जो आखिरी मैं इसको अगर समअप करूँ कि इमरान खान साहब जो है वो एक बड़ी अजीब बड़ी कमाल की पोजीशन में आए हुए हैं। इमरान खान फ़र्ज़ किया ये चीज़ें जो है इमरान खान साहब कोई डील नहीं करते, जो नहीं करने के मूड में है, तो ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज। उनको क्या उनका आप बिगाड़ पाएंगे। ये बात उनके हल्कों में ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार ये तो अजीब सूरत हाल है कि उसका जेल में रखना जो है उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, उनका पब्लिक जो उनका लोगों की जो सपोर्ट है वो मौजूद है, बल्कि कोई ये हरकत करते हैं किसी को 10 साल की सज़ा देते हैं और बढ़ जाती है, और आगे उनके हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। सियासी तौर में मैं कह रहा हूँ वो सवर नहीं रहे। अलहदा बात है कोई बंदा कोई किसी ख़ास किस्म की जन्नत के अंदर अपना घर बना ले और उसके अंदर वो आसूदगी उसको होती रही, अलहदा बात है। अब इमरान खान साहब ये बिगाड़ कुछ नहीं सकते। इमरान खान साहब हैज़ नथिंग टू लूज़। जो लोग इस मुकाबले में अगर खुदा ना खासा इस सियासत के अंदर पाकिस्तान की बुरान में जाता है तो जिनके पास इक़्तिदार है दे हैव गॉट एवरीथिंग टू लूज़। तो ये वो चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है, जो और कोई हुकूमत तो न लेना न देना, वो तो न 3 में न 13 में है, उस लड़ाई के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो मुतासर हो रहा है। और ये जो सियासी बुरान है
ये मुमलिकत के ऊपर अपने गहरे घाव लगा रहा है। मैं आखिरी बात जो आपसे नई साहब समझना चाह रहा हूँ कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को जब इद्दत केस का फैसला आना था तो कंसेक्टिव हमारी 2 मुलाकातें उधर अडयाला जेल में बुशा बीबी से भी हुई, इमरान खान साहब से भी हुई, बाकी सारे बीट रिपोर्टर्स इसके गवाह हैं। तो उन्होंने खुद बताया, बुशा बीबी ने भी, इमरान खान साहब ने भी, कि भाई हमें ऑफर भी है, उसमें जुबानबंदी है और खामोश हो जाएं, इतने साल के लिए खामोश हो जाएं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल सिनेरियो सारा ही बदल चुका है तो आप समझते हैं कि इस तरह की ऑफर कोई भी टेबल पर मौजूद होगी मजीद, या आप समझते हैं कि वो रास्ते भी बंद हो गए जो ऑफर के रास्ते थे? मेरा ख्याल है कि जो लेकिन अब अंदाजे में कर सकता हूँ और उसका तजियाती अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना ये सारी चीज़ें करवा के ना तो वो उनको जो है जिसको कहना चाहिए कि जब वो कहते हैं ना, वो सब ने मुझे ज़ाती तौर पे बताया जो निगोशिएट कर रहे थे, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब के पास पैकेज बना के लेके जाते थे, तो उनको जो खतोखाल बताए जाते थे तो इमरान खान साहब उसके ऊपर तकरीबन नीम आमाद होते थे और कहते थे अच्छा आप ले तो आओ। जब ये पूरा एक पैकेज बना के लेके जाते थे तो इमरान खान साहब उसको यक जुम्बश कलम जो है ना वो उसके ऊपर तनसीख फेर देते थे, उसको तो वो डिसमिस कर देते थे। ठीक है, तो ये इमरान खान साहब अमलन जो है उनको जिसको कहना चाहिए कि देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, सेशन जो है वो बड़े देर बाद या आम तजिया करने वालों को बड़ी देर बाद समझ आई कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में सिर्फ अपने वो कहते हैं पलट कर पलटना, तो अपने लहू गर्म रखने के लिए, अपने वर्कर्स को गर्म रखने के लिए, अपने सोशल मीडिया को जो है वो एक उकसाने और भड़काने के लिए या उनको एक मवाद देने के लिए ये सारे काम हो रहे थे और हो रहे हैं। अब वो इन चीज़ को ऐसी जगह लेके आए हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें समझ किया है कि ये चीज़ इमरान खान साहब को ज़्यादा वारा खा रही है। अब देखें ये जो स्ट्राइफ है ना, अब जेल इमरान खान साहब को अब क्या कर सकते हैं, वो जेल में नहीं निकलना चाहते फर्ज किया, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब आप उनको फिर फांसी लगा के कोई नया काम करेंगे? नहीं निकलना चाहते, वो कहते मैं नहीं निकलता हूँ, तो आपने तो उन्हें अंदर से कोई ना कोई पैगाम भेज देंगे, फिर हम 5-7 दिन डिस्कस करते रहेंगे। ये सिलसिला लामुतनाई है और ये किसी भी मुल्क के अंदर को खुदा ना खासा को हादसा हो गया इस तरह, जैसे में कौम पाकिस्तानी कौम जो है वो उस तरीके से सिस्टम से अपनी अलहदा हो चुकी है या एलिनेट हो चुकी है कि वो सिस्टम के अंदर अपने आप को समझते हैं कि जी वो उसका हिस्सा नहीं है। तो इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो उसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आज से पहले भी कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। चाहे कभी अयूब खान के खिलाफ इस तरह के हंगामे हुए, मुशर्रफ साहब के खिलाफ 2007 से पहले कहा जाता था जी सवाल ही पैदा नहीं होता, एकदम एरप्ट हुए, कोई वजह बनी, एक छोटी सी वजह बनी है। मैं कई दफ़ा मिसालें दे चुका, अब छोटी सी मिसाल सरसी दे देता हूँ कि ये पंजाब कॉलेज का जो वाक़या था, झूठा वाक़या था, पिछले साल जब हुआ तो कितना एक लगता था कि मुल्क हिल के रह गया 2-3 दिन में, और बताते रह गए झूठा वाक़या झूठा। अगर ये वाक़या खुदा न खासा सच्चा होता और किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होता और कोई भी बीमार आदमी कोई भी गंदी हरकत कर सकता है, तो फिर क्या बनता कि ये तालिब इल्म बाहर निकल आते, उनको कौन संभालता? बांग्लादेश के तालिब इल्मों की मिसाल हमारे सामने है, कई मुल्कों के ऑरेंज रेवोल्यूशन हमारे सामने है, अरब स्प्रिंग हमारे सामने है, बजाय वो कुछ आके वो रिजल्ट निकलते ना निकलते। और यहाँ पे सिर्फ एक बात बड़ी अहम है कि पब्लिक के जो है इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो दबके बैठे हैं। वो हमारे जैसा बंदा कोई आवाज़ निकालता है तो वो उसको दबा दिया जाता है। इसलिए बड़े मलफूफ अंदाज में सोहेल वड़ाई साहब भी कॉलम लिखेंगे तो ऐसा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ वालों को गुस्सा ना आए। कोई शो कर रहा होता है तो वो ये बात कर रहा होता है हमारे एंकर के जी किसी तरीके तहरीक इंसाफ वाले गालियाँ ना देना शुरू कर दें। इतना उन्होंने लोगों को टेरिफाई किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मोतबर नाम जी हफीजुल नैज़ी साहब बड़ी डिटेल से बता रहे थे और डिस्कशन में उन्होंने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू भी की है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा जी फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानना सर आपसे ये चाह रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अहम तरीन डिस्कशन चल पड़ी है। वड़ाई साहब की फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई, वहाँ बड़ी खुल के बातें हुई और उन्होंने कहा कि भाई आप सदके दिल से कोई माफ़ी मांगे, बात आगे बढ़े तो फिर है। फिर उन्होंने आज के कॉलम में भी लिख दिया कि भाई ये तो ऑफ़र अभी भी टेबल पे मौजूद है कि आप नॉर्मलाइज कीजिए, इस गवर्नमेंट को चलने दीजिए और फिर अगला जो इलेक्शन आना है उसके फ्री एंड फेयर होने का पूरे से आप कोशिश कीजिए कि वो फ्री एंड फेयर हो। क्या इन सारे मौजूद पर आपका टेक है सर चौधरी साहब?
देखिए, इन मौज़ूआत पे खान साहब से बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना इस हुकूमत को वो मानते हैं, ना फॉर्म 47 की हुकूमत को हम मान सकते हैं। हमारा एक स्टांस है जमहूरियत के लिए, का आइन के लिए, वोट को इज़्ज़त दो जो है वो नारा हमारा है, और हमने प्रैक्टिकली उसके लिए सहा भी है। लोगों ने उसको सीढ़ी के लिए सीढ़ी बना के यूज़ किया अपने इक़्तिदार के लिए। लेकिन वोट को इज़्ज़त दो खान साहब का जो है वो अटल नारा है। बात अगर बात इस साइड पे जानी है तो फिर 8 फरवरी की माफ़ी भी तो मांगेंगे ना लोग। फिर तो अगर माफिया मांगनी है तो फिर सबको माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया गया है, जिससे हमारे लोगों को नाजायज तौर पे हरासा किया गया है, फिर उस पर माफी मांगनी पड़ेगी। जब आप सुलह सफाई की तरफ चलते हैं ना तो फिर ये मामलात नहीं होते, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। चौधरी साहब, आप एग्जैक्टली क्या डिस्कशन होता रहा? आपने बताया अभी कि बानी पीटीआई से आपकी बहुत सारी दफ़ा इस सारे मौजूदात पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है। एग्जैक्टली आप क्या बात करते थे और उनका क्या जवाब होता था? मैं चाहूँगा कोट अन कोट कोई बात आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता सकें। नहीं, खान साहब ने ये कहा कि ये पहले तो सबसे पहले अटक में उनको ये ऑफर आई कि आप चले जाएं बाहर और बस खामोश होकर बैठ जाएं। तो आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद ये जनवरी 2025 में जब बनीगाला शिफ्ट करने की बात हुई तो तब उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने बड़ी सजाएं भुगतनी हैं, मेरी फैमिली ने भी, और सबसे पहले मेरे कारकुनान को आप रहा करें, मेरे जो लीडरान हैं उनको आप रहा करें, फिर मेरी बात करेंगे हम बाद में। तो ये जो सिलसिला है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये बात जो है सुहेल उड़ाई साहब ने लिखी है, ये सुहेल उड़ाई साहब के कलम से शायद पहली दफ़ा आई है, लेकिन ये बातें तो ऑलरेडी होती भी रही हैं। अच्छा, आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि इसमें दूसरा जो वो कह रहे हैं कि भाई आप अगर खामोशी से बैठते हैं, अगले इलेक्शन पर गौर करें, इस गवर्नमेंट को चलने दें, इस तरह की कोई ऑफर है भी टेबल पे? या अब तो काफ़ी पॉलिटिकल सिनेरियो चोरी सब बदला हुआ है, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम तो हवा में लटक रही है, उसकी डिस्कशन शुरू हो गई हैं, तो कोई है भी इस तरह की चीज़ें? नहीं, तो चौधरी साहब ने ज़रा अपनी तरफ से तो नहीं लिखा होगा ना। चौधरी साहब ज़िम्मेदार आदमी है, सीनियर आदमी है, और इस कदर ये जो सिलसिला होता है ये वो अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकते। जो गुफ्तगू है वही उन्होंने तहरीर की है। लेकिन ये बातें मानना इमरान खान साहब का, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को आप जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब की लाइन में खड़े कर दें, तो अगर यही कॉम्प्रोमाइज या सौदा करना होता तो खान साहब पहले कर लेते। मेरा नहीं ख्याल कि जो है इसमें वो करेंगे। अच्छा, दूसरा इरफान सदीकी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, वो बेसिकली जिस तनाजुर में है वो ये तनाजुर है कि पूरी ग्रिप सिस्टम के ऊपर नवाज शरीफ साहब की है। वो कहते हैं कि एक लम्हा नहीं लगाएंगे शहबाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब उन्हें ऑर्डर कर दें तो वो तो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। सदीकी साहब अच्छा मजाक कर लेते हैं, और उनकी बात को क्या सारे मामले में संजीदा लेना है? नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं। नहीं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि ग्रिप पूरी के सिस्टम के ऊपर नवाज शरीफ साहब की कोई ग्रिप नहीं है। बात ना नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ की, ना इस हुकूमत की, ना पार्टियों की। गिरफ्त जिनकी है वो नहीं की है, ये बाकी हमें से कहानियां हैं। ये तो हैं हुकूमत कर रहे हैं, सियासत ये कर नहीं पा रहे, सियासत में फेल हो गए हैं। लेकिन हुकूमत करना और चीज़ होती है और सियासत करना और चीज़ होती है। ये लोग शायद हुकूमत तो कर पा रहे हैं लेकिन सियासी तौर पे तो नाकाम हो गए ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि जो भी मशवरा दे रहा है इमरान खान साहब को कि आप लड़ाई करते रहें, जेल से बाहर ना आए, वो इस वक्त का, इस दौर का तारा मसीह है। वो चाहता ही नहीं है कि भाई ये मसालियत की तरफ बात जाए, पॉलिटिकल सिस्टम का वो हिस्सा बने। फिर उन्होंने मिसाल दी कि सिस्टम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि दूसरा भुट्टो देखे। इस तरह की बातें भी डिस्कशन में, इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, उसमें बहुत सारे लोग हम जैसे भी हैं जो कहते हैं सियासी तौर पे करें ना, इस तरह से बात करें। तो ये तो कहना गलत होगा ना कि वहाँ पे सारे लोग एक जैसे ही हैं। ऐसी तो नहीं है। जो मौजूदा टीम है, खैर उसकी तो सकत ही कोई नहीं है। जो पॉलिटिकल स्कीम है, इस स्कीम और टीम के साथ तो खान साहब नहीं निकल सकते। ये तो मेरा कैटेगोरिकल व्यू है। मैं बहुत दफ़ा आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। अभी मैं कहता हूँ, देखिए, पॉलिटिकल तरीके का जो मामला है वो पॉलिटिकल तरीके से हल होना है। उसके लिए ज़ाहिर है ना तो हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं, ना हमारी कैपेसिटी है। ये तो जो भी कहता है वो फजूल बात कहता है ना, चाहे वो
पार्टी में से कोई कहता है, फैमिली में से कोई कहता है, जो भी कहता है, ये चीजें नहीं होती। देखिए, सियासतदानों को सियासत ही करनी पड़ती है, सियासतदानों के साथ मिलके करनी पड़ती है। तो अगर आप ये कहें कि जी हमारी सियासत जो है वो इस तरह से मुमकिन नहीं है, तो ये जो चीजें की जा रही हैं कि जी 9 जगह पे लड़ाई है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, पीटीआई की इंटरनल लड़ाई है, फिर अपोजिशन से लड़ाई है, फिर पार्लियामेंट में कोई ऐसी जमात है जिसके साथ पीटीआई बैठ सके, 3 लड़ाइयाँ, फिर उसके बाद आपकी एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, पुलिस, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इतने महाजों पे लड़ाई हो नहीं सकती। ठीक है ना? इसके लिए तो रिविजिट करना होगा। खान साहब को भी सियासी लाएमल अपनाना पड़ेगा नवाज साहब। ये जो बार बार हम जो बेवकूफ़ एहतजाज और नाकाम एहतजाज की कॉल देते हैं, इसका नुकसान होता है ना। अच्छा, अभी आपकी दानिश में क्या किया जाना चाहिए, या आप कोई आपसे पूछें, इमरान खान या आपसे कंसल्ट कर लेते हैं, अक्सर वो पूछ लेते हैं जब आप जाते हैं, तो क्या आपका मशवरा है, क्या होना चाहिए जो आप समझते हैं कि ऐड नहीं है इन सारे मामलात में, पॉलिटिकल प्रोसेस में? मेरा ख्याल में तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद गुफ्तगू सियासी पार्टियों से ही होनी चाहिए, और उससे पहले जो आप दोनों पार्टियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ना पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और के साथ डायरेक्ट बात कर सकती है, ना हुकूमत के साथ। इसका कोई लाएमल बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले टीम बदलनी पड़ेगी, टीम में सियासी लोग बुलाएं ताकि वो नया। आपकी दानिश में कौन से लोग हैं जो टीम में होने चाहिए? कोई नाम दे दीजिए, कोई 8-10 नाम, 5-6 नाम आते हैं तो उनको फुल हैंड देना चाहिए। फवाद चौधरी होना चाहिए, उसमें असद कैसर होना चाहिए, उसमें बैरिस्टर गौर खान होना चाहिए, उसमें अली अमीन खान होना चाहिए, जो सियासी लोग, और ये फुली एम्पावर्ड। और इसके साथ साथ राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब होने चाहिए, उसके साथ हामिद रजा साहब होने चाहिए। ये वो लोग हैं ना जो सियासी लोग हैं, और इतने ही होने चाहिए, ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए। बाकी तो गैर सियासी एलिमेंट्स हैं, किसी की सियासी उम्र 22 महीने है, किसी की 24 महीने है, इस तरह की जो है वो उस तरह से तो डिलीवर नहीं शफाजी हो सकता। अच्छा, इसमें फवाद चौधरी साहब अक्सर एक वाक़या सुनाते हैं हमारे शोज़ में, कई दफ़ा उन्होंने बताया कि मामला सारे तय थे, इमरान खान साहब के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इलेक्शन नहीं चाह रहा, और फिर वो प्रेस टॉक करने वाले थे, पीडीएम की तरफ से भी कुछ लोग शामिल थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी भी उनमें थे, उधर से ख्वाजा साद रफीक साहब थे, बड़े बड़े सारे सुपरस्टार शामिल थे। तो यकदम इमरान खान साहब ने, तो आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर मैंडेट लेके भी आएंगे तो फिर इनको माना भी जाए, इनकी बात सुनी भी जाए, बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं? तो फिर तो कमेटियां ये बनाने के फायदा कोई नहीं है ना, फिर तो आप सबको जो वही करेंगे ना, वो तो फिर जो आप बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन की बात हुई थी और वो कहा गया था कि मदियाल साहब के बाद इलेक्शन करा लें, तो खान साहब नहीं माने थे। ये वो काजी फाइज था कि उन्होंने कहा था, ये वो खान साहब का भी मिसट्रस्ट बहुत है ना, वो समझते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, तो ये खान साहब का कंसिडर्ड व्यू है। तो दोनों जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक दूसरे पे यकीन ना होना, उसको ब्रिज करने के लिए भी तो बंदा चाहिए ना। अच्छा, बुनियादी आप बेसिकली आपका फोकस इसी पे है, बार बार के भाई टीम की तब्दीली आए, उसमें कोई पॉलिटिकल ब्रेन वाले लोग आए जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने का फन जानते हो, ताकि बात आगे बढ़ सके बेसिकली। डेफिनेटली, अदरवाइज तो सर होगा नहीं ना। देखें, ना लड़ाई की कैपेसिटी है इस टीम में, ना सियासत की कैपेसिटी है, ना कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी ये कहा जा रहा था कि अब पार्लियामेंट से बाहर आएंगे, अब सोचने की बात है, पार्लियामेंट से बाहर आते हैं अब 26 नवंबर के बाद, तो फिर सिनेरियो और होता। अब आप बाहर जाएंगे भी तो क्या फायदा होगा? मतलब ये चीजें होती है ना, सियासत में टाइमिंग की शफात बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और टाइमिंग से ही मामलात हल होने हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बड़ी तफसील से फैसल चौधरी साहब बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें टेबल पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले जो तरीके इंसाफ को करने की ज़रूरत है, वो शायद अपनी ऐसी टीम मुरतब करने की ज़रूरत है जो पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन भी रखती हो और मामला को आगे लेकर भी चल सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।